नमस्कार, द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राइट टू प्रोटेस्ट यानी आपके हमारे विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार पे एक अहम फैसला दिया है। ये फैसला दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में जो करीब 100 दिन तक सीए और एनआरसी के विरोध में जो महिलाओं का प्रदर्शन चला, उसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थी और उन याचिकाओं में मांग की गई थी कि क्योंकि ये प्रदर्शन जो विरोध प्रदर्शन एक दिल्ली की मुख्य सड़क पे हो रहा है जो कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नोएडा को जोड़ती है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत है, इसकी वजह से इस धरने प्रदर्शन को खत्म करवाया जाए। ये बात दूसरी है कि मामला 24 मार्च को अपने आप खत्म हो गया क्योंकि उसके बाद कोविड की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया और पुलिस ने वो सारा इलाका खाली करा दिया। लेकिन इस फैसले के बाद कई चीजें सामने आ गई हैं। इस फैसले की व्याख्या को लेकर भी सवाल उठ वो समझने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आज हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री पल्लव सिसोदिया जी। सिसोदिया जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मेरा पहला सवाल, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इस पूरे मामले में शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्युपाइड इंडेफिनिटली, डिसेंट एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड, बट प्रोटेस्ट मस्ट बी कैरीड आउट इन डिजिग्नेटेड एरिया। यहां पे दो चीजें हैं, दो शब्द है। एक तो इंडेफिनिटली, इंडेफिनिट शब्द का इस्तेमाल हुआ और दूसरा डिजिग्नेटेड पब्लिक एरिया। लेकिन ये इंडेफिनिट कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या नहीं की कि इंडेफिनिट कितना होगा। 2 दिन 4 दिन भी इंडेफिनिट हो सकता है या 50 दिन 100 दिन 6 महीने, क्योंकि ऐसे किस्से भी आए हैं जब लगातार साल भर तक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। और दूसरा, तयशुदा स्थान के अलावा अब इस फैसले के बाद अगर मान लीजिए जैसे दिल्ली की बात करें तो जंतर मंतर या रामलीला मैदान, अगर इनके अलावा कहीं विरोध प्रदर्शन होता है तो क्या वो गैर कानूनी होगा? पहले मैं इसको समझना चाहूंगा। नीरज जी, सबसे पहले मैं आपसे एक ये परमिशन चाहूंगा कि मैं आपकी टॉक के साथ में अपनी चाय भी मैं पीता रहूं। इसका एक सिंबॉलिक कारण तो चाय है, पर दूसरा एक इम्पोर्टेंट कारण ये है कि आजकल हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में हर एक मुद्दा एक पोलराइज ओपिनियन का शिकार है। और मैं नहीं चाहता हूं कि, चूंकि आपके प्लेटफॉर्म से पहले भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कम से कम आप पोलराइज डिबेट को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो मैं इसी श्रृंखला में अपनी चाय पीते हुए आपसे बात करना चाहूंगा ताकि हम एक पोलराइज एटमॉस्फेयर में एक कोई मिडिल ग्राउंड को समझ सकें कि वास्तव में दोनों एक्सट्रीम के अलावा बीच में सही क्या है, सच्चाई क्या है, और एक नागरिक की तरह हम नागरिक की हैसियत से हमको इन डेमोन्स्ट्रेशंस को या पुलिस एक्शन को किस नजरिए से देखना चाहिए। तो सबसे पहला आपका सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये मतलब है कि डेजिग्नेटेड जगहों के अलावा कहीं पे इसको, दूसरी जगह पे इसको नहीं कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन या धरना या जो है दूसरी जगहों पे करा जा सकता है या नहीं? देखिए, कानून तो हमेशा से ये रहा है कि पब्लिक प्लेसेस में कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो आपका बारात का भी प्रोसेशन हो या कोई रिलीजियस प्रोसेशन हो या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, उसमें परमिशन जरूरी लेनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे किसी एक हाईवे पे या रोड पे या एक बिजी स्ट्रीट पे अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो उससे ट्रैफिक में अव्यवस्था तो फैलेगी। तो कानून तो ऐसे ये रहा है कि परमिशन हमेशा लेनी चाहिए। तो कोई भी, पर ये अब
कानून को उसके एकदम अक्षरश फॉलो नहीं करा जाता है, तो आप कोई बारात में जाते हैं या एक बारात लेके निकल जाते हैं तो कोई आपको पूछता नहीं है, कोई आपको उस पर सवाल वगैरह खड़े करता नहीं। और ये एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि भाई किसी की बारात निकल रही है तो ये एक बड़ा खुशी का मौका है, या किसी का जनाजा निकल रहा है तो हम ये सोचते हैं कि भाई चलो हाथ जोड़ करके हम निकल जाएं और छोटी मोटी जो असुविधा है उसको हम इग्नोर कर लें। तो कानूनन तो सबकी परमिशन जरूरत होती है, पर जरूरी नहीं कि हर स्थिति में कानून को अक्षरश फॉलो करा जाए। तो ये तो आपके पहले सवाल का जवाब है कि बिना परमिशन के या बिना डेजिग्नेटेड प्लेस पे कोई धरना हो सकता है या नहीं। तो सवाल तो ये इसका सिंपल है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कानूनन परमिशन से ही हो सकता है। जी। दूसरा शब्द है मेरा अनिश्चित काल। हाँ, इंडेफिनिट पीरियड। हाँ, तो अब अनिश्चित काल भी एक तरह का, यो तो टर्म ऑफ आर्ट है, 6 महीने भी हो सकता है और 3 महीने भी हो सकता है, पर नॉर्मली जब परमिशन दी जाती है तो परमिशन समयबद्ध होती है कि जैसे आपको 4 के धरने के लिए परमिशन दी जाए या आपको 1 वीक के लिए दी जाए या 1 दिन के लिए दी जाए। नॉर्मली कोई रैली वगैरह होती है तो 1 या 2 दिन में वो खत्म हो जाती है। तो अगर जो पहला सवाल का जो जवाब था कि भाई परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते, तो फिर दूसरे सवाल का जवाब यही होगा कि आप परमिशन के अनुसार ही करेंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो पिछले जजमेंट्स के से अलग इस दृष्टि से है कि अब तक तो ये सवाल उठता आया था कि जो लोग परमिशन चाहते थे उनको या तो परमिशन नहीं दी गई या परमिशन देने के बाद में उसमें कुछ वायलेशन हुए। जैसे जो पहला केस था गुजरात का, वहाँ पे कानून की वैधता को पर्टिकुलरली गुजरात पुलिस एक्ट के प्रोविजंस को और रूल्स को चैलेंज करा गया था। उसके बाद में जैसे रामलीला वगैरह, रामलीला मैदान में जो काले धन पे जो प्रदर्शन हुए थे तो उसमें परमिशन रातों रात विड्रॉ कर ली गई थी और उनको इवैक्यूएट कराया गया था। तो सवाल या एक जो तीसरा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था, जंतर मंतर को एक डेजिग्नेटेड प्लेस जो है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो वहां पे परमिशन किस दायरे में दी जाए, किन स्थितियों में दी जाए, कितने समय तक के लिए दी जाए, उन सब के लिए गाइडलाइंस ले डाउन करने के लिए। तो ये डेजिग्नेटेड जगहों पे हो और डेजिग्नेटेड तरीके से हो तो ये कानून का हिस्सा है। और ये जो नया जो जजमेंट है उसमें चूंकि पुलिस एक्शन नहीं लिया तो याचिकाकर्ता की मांग ये थी कि पुलिस इसमें एक्शन ले। तो अब ये पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही थी? अब एक वर्जन ये है कि वो अपनी राजनीति के कारण, उनको ये था कि ये ज्यादा फैलेगा धरना तो शायद हमारे रूलिंग पार्टी को वोट बेटर मिलेंगे, और एक ये था कि नहीं ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है और वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सब, इन सब को देखते हुए याचिकाकर्ता का ये कहना था कि ये जो रोड ऑब्स्ट्रक्ट हुई है इसको ठीक करने के लिए कोर्ट एक्शन ले, और जो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर में कभी ऐसी स्थिति हो तो कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। जी। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी चीज आई वो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज्यादा वो किया कि आप बार बार हमारे पास क्यों आते हैं, आप खुद कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैं उसको पढ़ूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन व्हाट मैनर द एडमिनिस्ट्रेशन शुड एक्ट इज देयर responsibility and should not hide behind the court orders to carry out administrative functions. Responsibility of the respondent party to take suitable action, but such action should produce suitable result. The court educates legality of action and are not meant to give shoulder to the administration. ये क्या आप समझते हैं जो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो ये बात कही है, ये कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की, अब वो चाहे राजनीतिक वजह से हो या किसी और वजह से हो, जो कार्रवाई न करने की स्थिति थी उस पर कहीं ना कहीं सख्त
टिप्पणी है ये, और ये मतलब एक तरीके से ये है कि आगे से आप कम से कम कार्रवाई तो कीजिए, उसके बाद जो होंगे जो होगा देखा। नहीं तो ये आपका कहना सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी करी है कि सरकार को जहां पे एक्शन लेना चाहिए, अगर वो नहीं एक्शन ले और सिटीजन को कोर्ट आना पड़े जो ऐसे एक्शन के लिए जो कि सरकार को लेना चाहिए, तो ये एक ऐसी टिप्पणी है जिसको सरकार को सीरियसली लेना चाहिए। तो पर एट द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के खिलाफ भी टिप्पणी करी है कि हाई कोर्ट को अपने, क्योंकि एक बड़ी अजीब तरह की स्थिति हो गई थी कि जो नागरिक हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं पुलिस विल टेक एंड दे वॉश देयर हैंड्स ऑफ। सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्प्रूव्ड दैट आल्सो कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो हाई कोर्ट को भी मॉनिटर करना चाहिए और जो नॉर्मल ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको रेस्टोर करना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, आपने इसमें एक राजनीति की बात कही कि चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो या जो भी हो, हम उस बहस में बहुत ज्यादा नहीं जाते, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये जो पूरा मामला 100 दिन तक चला या जितने भी दिन पूरा धरना चला, और इसी दौरान जब ये धरना खत्म हुआ उससे पहले इसी दौरान दंगे भी हुए दिल्ली में जिसमें कई 50-55 लोगों की जान भी गई, तो क्या आपको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी या प्रशासन की नाकामी की वजह से ही दंगे भड़के? अगर इसको, क्योंकि दोनों चीजें लगभग जुड़ी हुई थी, सीए एनआरसी का था। देखिए, जो लोग राजनीति या राजनीतिक डिस्कशन से दूर रहना चाहते हैं, हमारे और आपके तरह के लोग, तो आजकल जिस तरह का पोलराइज एटमॉस्फेयर है, अगर एक पार्टी किसी दूसरी स्टेट में डेमोन्स्ट्रेशन करती है या धरने करती है तो वो उस स्टेट की रूलिंग पार्टी कहेगी ये सब एंटी नेशनल है, ये सब लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की एक कॉन्स्पिरेसी है, ये जो है लोग ट्रबल फैलाना चाहते हैं, हमारा स्टेट स्मूथली फंक्शन कर रहा है उसमें। और जो पार्टी डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, धरना कर रही है, और वो जिस दूसरी स्टेट में रूलिंग पार्टी है, तो उसके वहां पे जब धरना या कुछ होता है तो वो भी सेम लॉजिक वो यूज करते हैं, सेम आर्गुमेंट होते हैं उनके भी। हाँ, तो सेम आर्गुमेंट ये भी करते हैं, और इसमें कोई भी राजनीतिक दल अलग नहीं है। तो इसमें आज ये कहना कि कोई विपक्ष वाले कोई नई बात करते हो या विपक्ष वाले जो किसी स्टेट में रूलिंग पार्टी है तो वहां कोई वो नई बात करते हो, जो रूलिंग पार्टी है वो किसी स्टेट में विपक्ष में है तो वो कोई वहां नई बात करती हो, तो ऐसा कुछ कहीं नहीं है। और इसीलिए जो पार्टी धरना या वो करना चाहती है वो अपना एक फंडामेंटल राइट 19(1)(b) में द राइट टू असेंबल पीसफुली वो अपना असर्ट करना चाहती है, और जो रूलिंग पार्टी है वो अपना एक संवैधानिक अधिकार है उसको रेगुलेट करने का, तो वो असर्ट करना चाहती है, और उस असर्शन में दोनों एक अलग अलग अपनी एक्सट्रीम पे जाते हैं। तो इसमें राजनीति तो ही है, तो वो तरह की है, वो डिपेंड करता है कि आप राजनीति में किस साइड खड़े हैं। अगर आप बीच में खड़े हैं तो दोनों तरफ से एक निंदनीय राजनीति है जो कि चल रही है। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और आती है, जो डेजिग्नेटेड प्लेस की मैंने बात कही थी अभी, वो तो एक शब्द के लिए था, लेकिन ये आमतौर पे देखा गया है कि जब डेजिग्नेटेड प्लेस पे, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर हो गया या लखनऊ में कोई जगह हो गई या पटना में एक जगह है, जो लगभग हर शहर में, हर राजधानी में एक डेजिग्नेटेड प्लेस तो वही है जहां पे आप बैठ के धरना प्रदर्शन करते हैं कि हाँ भाई यहाँ दे दीजिए, परमिशन आपको फिर भी लेनी होती है लेकिन हाँ वहां पे बैठ के आप कर सकते हैं। लेकिन ये देखा गया कि जो ऐसी डेजिग्नेटेड प्लेसेस है उनमें जो लोग बैठे रहते हैं उनकी मांग पर बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार नहीं होता जब तक कि या तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए और कहीं ना कहीं पब्लिक इनकन्वीनियंस जब तक नहीं होती है तब तक ये माना जाता है कि नहीं साहब सरकार सुनेगी नहीं। ऐसा देखा गया, लोग 6-6, 8-8 महीने अकेले जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल है या
एक फैमिली हो गई या 5 फैमिली हो गई या एक छोटे से गांव के लोग हो गए आके धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। तो इसको आप किस तरीके से फिर जस्टिफाई करेंगे इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे कि भाई सरकार को कम से कम उनको सुनना तो चाहिए, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए, एक लंदन के हाइट पार्क में एक स्पीकर्स कॉर्नर है, तो वहां जी पे पूरे दिन तरह तरह के लोग आते रहते हैं और वो अपना भाषण जी देते रहते हैं। जी तो जी उनमें, और वो स्पीकर्स कॉर्नर अपने आप में एक अजूबा है और एक अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया, क्योंकि जी जी लोगों को बड़ा मजा आता है कि समाज के तरह तरह के क्रैंकी लोग कहें या अ, 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 मतलब बड़ी सॉरी अलग स्ट्रेट अलग है, सोचने तो वो वाले, आ अलग करके सोचने वाले कह दीजिए कि हाँ। हाँ, जी तो then it becomes a source of entertainment। तो अब जी दिल्ली में आप देखिए, जब तक ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस आए थे कि कुछ लोग वहां पे धरना पिछले 10 साल से 12 साल से कर रहे थे, जी और वो एक जी तरह का जी उनका घर बन गया, और जी लोग बाग आते जाते कुछ पैसे दे देते, कुछ खाने का दे देते थे, उससे वो अपना काम चला रहे थे। तो ये भी जी एक विडम्बना है, या एक तरह की एक्सट्रीम की हर एक धरना बहुत सीरियस होता है, या हर एक धरने जी पे सरकार या जनता को गौर करना चाहिए। तो ये भी जी कोई है कि जी रोज जाकर के आप वहाँ कवर करिए और हर एक को आप सीरियसली प्रोजेक्ट करिए, तो आप भी समझेंगे कि भाई लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक को कोई इसका कोई लार्जर कॉज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो क्यों कर रहा जाए। तो ये सब चीजें, these are all gray areas, it all depends on the fact situation, on a given dharna, on a given this thing। तो और जैसे ही लार्ज गैदरिंग होती है, तो हमारे शहरों में आजकल जिस तरह का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जिस तरह का ट्रैफिक जैम बिना धरनों के होता है, तो धरनों से तो फिर वो ज्यादा ही हो जाता है। तो ये सब चीजें, these are the things for which you live by the day, you manage by the day, and there is no very clear cut answer which any government can give, or which anybody, any educationist can give forever। बेसिकली ये डे टू मतलब केस टू केस बेसिस पे ही डिसाइड किया जा सकता है इन अ वे। केस बेस्ड किया जा सकता जी जी जी। अच्छा, एक चीज और थी जब ये फैसला आया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी इसका जिक्र किया, उसके बाद आजादी के पहले जो कुछ मामले हुए उनको लेके अखबारों में चैनलों पे कहा गया कि भाई ये है ऐसे। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस फैसले को या राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो एक डेमोक्रेसी में उसको पुराना जो आजादी की लड़ाई थी उससे जो उसमें जो विरोध प्रदर्शन का तरीका था या जो वो था उससे जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये भी आया, जो अखबारों में आया या जो टीवी चैनल पे बहसों में दिखाई दिया, सुनाई दिया कि अगर जलियांवाला बाग जैसी चीज होती तो वो आज इलीगल होती सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। तो ये जो कंपैरिजन है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कंपैरिजन गलत है, लेकिन क्या वाकई है स्थिति वैसी ही है? नहीं, ऐसा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो एक अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट में है। वो पूरा जब, जी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिवाय इसके कि आजादी के पहले भी हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन आए हैं, पर जी आजादी के बाद जो हो रहे हैं, तो एज ए सिटीजन, बिकॉज आजादी के पहले सरकार और नागरिक के बीच में एक तरह की हॉस्टिलिटी थी, एक तरह का जी जो अपनापन। आज हमारी जो भी सरकार है वो हमारी ही सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, और जो हमारा संविधान जी है वो सभी नागरिकों का संविधान है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई आप जो भी अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहें, उसके साथ साथ में अपनी जिम्मेवारी भी निभाएं। जी You don't live like a citizen or a person in a colonial state, this is your own state, this is your own जी तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, पर उसका मतलब ये कतई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है या आप प्रोटेस्ट नहीं नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं, ये वो तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि इट्स पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी हाँ एंड यू हैव अ राइट, बिल्कुल, बट विद सम लिमिटेशंस कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, लिमिटेशन
लिमिटेशन वही है ना कि आर्टिकल 19(1)(b) में देयर इज अ फंडामेंटल राइट फॉर पीसफुल असेंबली एंड टुगेदर और हैव अ प्रोसेशन and under article 19(2) it is subject to reasonable restriction for the sovereignty and the public order and the morality. अब जैसे morality का आपको एक एग्जांपल दूं कि बेल्जियम में हम एक बार गए थे तो वहां पे एक प्रदर्शन हो रहा था जिसमें 40-50 लोग completely naked without any clothes, they were cycling and they were protesting against the atrocities in Tibet. Now the citizens of Belgium protesting against atrocities in Tibet, and the only method, because they thought that unless we shock the people, so they thought that this is the only, so they put off all their clothes, and from wherever for a minute people were quiet and they were looking at it, what is it about, and they just pass. But now in our country we can't have that kind of morality because this is also very subjective. So police, if it restricts, or a state machinery which restricts this kind of demonstration, it would be justified because this would be against the public morality. तो ये दोनों चीजें अपने, it goes hand in hand, right to protest and also the state's responsibility to regulate. जी जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक कोई शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था, आरोप ये लगे कि नहीं शांतिपूर्वक नहीं है, उसका विरोध होना शुरू हुआ कि लोगों को दिक्कत हो रही है, एक इसके मतलब ये आपस में एक टसल शुरू हो गई कि नहीं साहब ये गलत है ये सही है, एक वो टसल हुई और इसी विरोध प्रदर्शन के बीच से एक महिला निकल के आती है जो टाइम मैगजीन की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है उसमें अपनी जगह बनाती है, एक ओल्ड लेडी, बुजुर्ग महिला। इन दोनों चीजों को आप किस तरीके से जोड़ के देखेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट और राजनीति साथ साथ चलती है। तो प्रोटेस्ट राजनीति अपनी राजनीति है और प्रोटेस्ट करने वालों की राजनीति अपनी राजनीति है। तो अब ये इसको आप राजनीति से अलग नहीं देख सकते। अब ये कई लोगों की राजनीति सिर्फ इतनी है कि वो अपनी बात पे, अपने मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करें, किन्हीं की राजनीति है कि नहीं हम स्टेट को डिफेंड करें। तो अब ये सब तो राजनीतिक खेल है, तो प्रोटेस्ट के साथ चलते हैं। एज लॉन्ग एज दे आर पीसफुल, एज लॉन्ग एज दे आर इन द midst of the public order, they should be and in the end I must tell you one very interesting incident that about 2-3 years back I was in Calcutta, and Calcutta में एक बहुत बड़ा प्रोसेशन जिसमें करीब 100-200 लोग होंगे, सरदार लोग जो है प्रोसेशन निकाल रहे थे। Now मैंने सिख कम्युनिटी को प्रोसेशन निकालते हुए दुनिया के किसी कोने में नहीं देखा, और मेरा पहला रिएक्शन ये था कि कलकत्ता में जो सिटी ऑफ प्रोटेस्ट के नाम से जानी जाती है, ये कलकत्ता सरदार आए तो इनको भी इन्फेक्शन हो गया, सिखों को भी इन्फेक्शन, और वो ये कहते हैं कि हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दुनिया भर में सिख कम्युनिटी के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब वो सिख कम्युनिटी ने 100-200 लोग कलकत्ता जा करके वहां पे एक प्रोसेशन निकाला कि दुनिया भर में सिख, अब ये देखिए सिख कम्युनिटी पे एट्रोसिटीज वगैरह बहुत कोई ऐसी ज्यादा सुनने में बात नहीं आएगी, पर अब किस प्रोसेशन करने वाले की उसकी क्या राजनीति है या उसका क्या कंपल्सन था या ऐसा क्या फॉलो, 200 लोग भी आप, तो ये सब अपने आप में मेरा तो ये कहना है कि सब केस टू केस डिपेंड जी 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 जी। पल्लव सिसोदिया जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पल्लव सिसोदिया जी, जिनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है राइट टू प्रोटेस्ट पे, ये एक बार फिर इस चीज को जिसे कहते हैं जोर देता है कि राइट टू प्रोटेस्ट है अंडर आर्टिकल 19, लेकिन उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये पब्लिक कन्वीनियंस, मोरालिटी
और सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि राइट टू प्रोटेस्ट का कितना आपको फ्रीडम दिया जा सकता है। पल्लव सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पे आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।